नमस्कार किसान भाइयों बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमेशा की तरह हमारे इस कार्यक्रम में खेती किसानी से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह रहेंगे हमारे तीनों ही सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि, स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इसके जरिए बता दें हम आपको कि सबसे पहले तो हम आपको पूर्वोत्तर में दाल की खेती के बारे में बताएंगे। फिर हम आपकी मुलाकात करवाएंगे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हमारी प्रगतिशील महिला किसान से, और फिर बात होगी राष्ट्रीय कृषि बाजार की। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। आइए किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम का शुभ आरंभ करें हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान के साथ और जानें कि खेती किसानी के जगत में क्या कुछ खास गतिविधियां हो रही हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा जो दालें हैं वो हमारे देश में ही उगाई जाती हैं, और बता दें आपको कि सेवन भी दालों का हमारे देश में ही सबसे ज्यादा किया जाता है। ये प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत होती हैं। बता दें आपको कि हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि हमारे देश में दालों के उत्पादन को बढ़ाया जा सके, और इसी दिशा में पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी कई कार्य किए गए हैं। आइए इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। भारत में शाकाहारी भोजन का सेवन बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि यहाँ के लोगों को प्रोटीन के लिए दालों पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है। इसके बावजूद भारत में प्रति व्यक्ति दालों का सेवन कम हुआ है। 1991 में जहाँ हर व्यक्ति रोजाना 61 ग्राम दाल खाता था, वहीं 2008 में ये आंकड़ा घटकर सिर्फ 30 ग्राम रह गया। ऐसा ही कुछ पूर्वोत्तर भारत में भी देखने को मिला है। ऐसा तब है जब भारत कुपोषण की समस्या से भी जूझ रहा है, और इस समस्या से निपटने में दालों की बहुत बड़ी भूमिका है। इसी बात को देखते हुए केंद्र सरकार दालों की उपज बढ़ाने पर काम कर रही है। वो हर साल दलहन की एमएसपी बढ़ा रही है और किसानों को दाल बोने के लिए प्रेरित भी कर रही है। सरकार का इरादा देश को दलहन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का है। सरकार अपनी कोशिशों में काफी हद तक कामयाब हो गई है, और अब हमारा देश दालों में आत्मनिर्भर बनने के बहुत नजदीक पहुंच गया है। पूर्वोत्तर में दालों की ज्यादातर खेती ऊंचाई वाले इलाकों में होती है, और यहाँ मूंग, उड़द, अरहर, राजमा, चना, मटर और मसूर उगाने का चलन है। 2013-14 में पूर्वोत्तर भारत 25,28,000 हेक्टेयर पर दलहनी फसलें उगा रहा था, और इस पर 828 किलो प्रति हेक्टेयर उत्पादकता के साथ 2,10,000 टन पैदावार हो रही थी। राज्यवार बात करें तो दलहनी फसलों का सबसे ज्यादा 58% रकबा असम में है। उत्पादन के लिहाज से भी 48% के साथ असम ही सबसे ऊपर है। इसके बाद रकबा और उत्पादन में नागालैंड और मणिपुर का नंबर आता है। इस तरह देखा जाए तो उत्तर पूर्व को जितनी दाल की जरूरत है उसका सिर्फ 18% ही उगा पा रहा है। यानी पूर्वोत्तर राज्य अपनी जरूरत की 82% दालों के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर हैं। भारत को हर साल 2,52,00,000 टन दालों की जरूरत है, जबकि उत्पादन 2,31,00,000 टन का हो रहा है। यानी अभी भी दालों की पैदावार बढ़ाने की जरूरत है। हमारे वैज्ञानिकों ने इस दिशा में काफी काम किया है और नई नई तकनीकें इजाद की हैं। खास तौर से फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन यानी अग्रिम पंक्ति के प्रदर्शनों के जरिए इस तकनीक को देश के किसानों तक पहुंचाया है। पूर्वोत्तर में 43 कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से 2016-17 में इसी तरह के 6,119 प्रदर्शन लगाए गए। सबसे ज्यादा ध्यान मसूर पर दिया गया और 775 हेक्टेयर क्षेत्र में इसके प्रदर्शन लगाए गए। प्रदर्शनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश में मटर की उत्पादकता में, जबकि असम में राजमा की उत्पादकता में 7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से भी ज्यादा का इजाफा देखने को मिला। असम में ही मूंग और मसूर की उत्पादकता में बढ़ोतरी दर्ज की गई।
इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हमारी प्रगतिशील महिला किसान से। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कृषि स्टार्टअप सेगमेंट का, तो फिर आइए नजर डालते हैं क्या कुछ खास है हमारे सेगमेंट में। आजकल के दौर की हम बात करें तो पहले के जमाने के मुकाबले खाने पीने के तौर तरीकों में काफी बदलाव हुआ है। बता दें आपको कि अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमें अधिक मुनाफे के लिए अब अत्यधिक उर्वरकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हाँ, जिसका सीधा सीधा असर पड़ रहा है मानव स्वास्थ्य पर। अब जरूरत है कि हम अपना जो रुझान है वो देसी बीजों की तरफ बढ़ाएं। इसी दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है हमारी आज की प्रगतिशील किसान ने, जिनका नाम है राहीबाई सोमा पोपेरे। बता दें आपको कि उनके इसी योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। कैसा रहा है उनका सफर, आइए जानते हैं।
बीज माता के नाम से मशहूर महाराष्ट्र की राहीबाई सोमा पोपेरे को देसी बीजों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा है। जिला कुंभालने के अंबेडकर नगर की रहने वाली राहीबाई ने अपने कच्चे घर में बीज बैंक बना रखा है। उनके पास दाल, मोटे अनाज और तिलहन के पुराने देसी बीजों के भंडार हैं। कुंभालने जिले की गिनती महाराष्ट्र के अति पिछड़े जिलों में होती है। राहीबाई यहाँ के किसानों को बिना किसी रसायन के प्रयोग की खेती सिखाती हैं और उन्हें पुराने बीजों से होने वाले फायदों के बारे में बताती हैं। उनका मानना है कि देसी बीजों से ही किसानों का भला हो सकता है, क्योंकि इसके लिए बस हवा और पानी की जरूरत होती है। वे अभी 35,000 किसानों के साथ काम करती हैं और इनके सहेजे गए बीजों से 32 फसलों की खेती हो रही है। उन्होंने बताया, 20 साल पहले जब मैंने पुराने बीजों को सहेजना शुरू किया था, तब मेरे घर वाले मेरे ऊपर हंस रहे थे, लेकिन मैंने घर में मना कर दिया था कि बाजारों में मिलने वाले हाइब्रिड बीज से हम खेती नहीं करेंगे और ना ही उस फसल को खाएंगे। 12 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। मैं कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन खेती के नए तरीके सीखना चाहती थी। शुरू में सब्जियों की खेती पुराने बीजों से शुरू की। तब लोग कहते थे कि इससे कुछ पैदा नहीं होगा। वे आगे कहती हैं, राहीबाई ने पुरानी पद्धति और तकनीकों को ध्यान में रखकर जैविक खेती को एक नया आयाम दिया है। इन्होंने 50 एकड़ से भी ज्यादा भू संरक्षण की, उसमें कई तरह की सब्जियां और धान उगाने का काम किया है। राहीबाई सीड बैंक में पके हुए बीजों को सुरक्षित रखती हैं और ये बीज किसानों को कम सिंचाई में अच्छी फसल देते हैं। आदिवासी परिवार की महिला जो अपनी खेती से पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचती है। इन्होंने अपने बेमिसाल हौसले की बुनियाद पर अपने ही गांव की 3,500 महिलाओं को खेती से जोड़कर अपने पैरों पर खड़ा करने की ताकत दी। अपने दुख दर्द भूलकर जिंदगी की इमारत की नींव रची। राहीबाई सोमा पोपेरे का मानना है, हम जो इतना बीमार हो रहे हैं उसके लिए हमारा जहर युक्त खाना ही जिम्मेदार है। यही कारण है मैंने बीजों की देसी किस्मों पर अधिक जोर दिया और सफलता हासिल की। हम इतना उगा सकते हैं जिससे हमारा काम चल जाएगा, इसलिए हमें खेती की पुरानी पद्धति और देसी बीजों की ओर लौटना होगा। पादप जीनोम सेवियर समुदाय पुरस्कार, बता दें आपको कि किसानों और किसान समुदायों को दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में से एक है। हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा हमारे किसानों और साथ ही साथ किसान समुदायों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए क्या कुछ खास रहा इस आयोजन में, दिखाते हैं आपको। दिनांक 11 नवंबर 2021 को एपी शिंदे सभागार नास कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा पादप जीनोम सेवियर समुदाय पुरस्कार 2016-17 से 2019-20, पादप जीनोम सेवियर कृषक पुरस्कार 2017-18 से 2019-20 और पादप जीनोम सेवियर कृषक मान्यता 2016-17 से 2019-20 का वितरण किया गया। ये पुरस्कार किसानों और किसानों के समुदाय को दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है। ये पुरस्कार उन किसानों या कृषक समुदायों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पौधों का चयन संरक्षण के माध्यम से पौधों की आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण किया है और इस प्रकार चयन की गई और परिरक्षित सामग्री का अधिनियम के अधीन पंजीकरण किए जाने योग्य किस्मों में जीन के दाता के रूप में उपयोग किया हो। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ देश में जो है पौधों की जो बायोडाइवर्सिटी है, विविधता है, मैं कहूँगा जैव विविधता पौधों की, वो बहुत सारी है। सब जगह आप देखेंगे अलग अलग प्रकार की हमारे पास फल, सब्जियाँ और खाद्यान्य पदार्थ जो है उपलब्ध है और बरसों से जैसे कि खेती होती आ रही है, तो इस प्रकार के बहुत सारे हमारे पास ऐसी किस्में हैं जो मैं यही कहूँगा कि किसानों की अपनी किस्में हैं और वो क्षेत्र विशेष में जो है किसान उसको बरसों से उगाता आ रहा है और उन सभी किस्मों में अपने आप में अद्भुत गुण हैं
और बाद में क्या है कि जो अधिक गुणवत्ता वाली किस्में आ गई तो उन किस्मों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा था जो कि परंपरागत किस्में थी। और इसीलिए जो है किसानों के जो एक प्रकार का हित है उसको ध्यान रखने के लिए भारत सरकार ने PPVFRA बनाया, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज़ अथॉरिटी एक्ट का जो है उसको लेकर के आई भारत सरकार, जिस एक्ट के माध्यम से किसानों की जो किस्में हैं जिनके एक तरह से मैं ये कहूँगा कि कस्टोडियन किसान खुद होता है, उसको एक तरह से प्रोत्साहित करने के लिए और किसान के द्वारा अपनी जो किस्में हैं जिनको निरंतर रूप से उगाई जा रहे हैं उनका प्रोटेक्शन करे किसान और उसको जो है एक प्रकार के संग्रहित करके रखे। तो इसीलिए जो है एक कार्यक्रम रखा गया है भारत सरकार की तरफ से PPVFRA की तरफ से कि ऐसे किसानों को हम लोग जो एक प्रकार से प्रोत्साहित करें, उनको अवार्ड दें। पादप संरक्षण अथॉरिटी है, प्राधिकरण है, ये हर वर्ष ऐसे किसानों को चयनित करते हैं जो संरक्षण में जुड़े हुए हैं, जैसे जिन्होंने कोई ऐसी वैरायटी या ऐसा कोई बीज बचा के रखा हुआ है जो एक जीन पूल में काम आता है, जिससे कि नई वैरायटी बनाने के लिए, जैसे कि आपको किसी बीमारी से लड़ने की कोई आपको बीज चाहिए, तो वो फिर ऐसे किसानों के पास ही मिलेगा आपको जिन्होंने 100 साल से 200 साल से उस वैरायटी को प्रिजर्व करके उसको संरक्षण करके रखा हुआ है। तो इसमें इनके 3 कैटेगरीज हैं। एक इनका पुरस्कार है जिसमें 10 लाख रुपए का देते हैं, जो वो 5 कम्युनिटीज़ को, समुदाय को ही मिलता है, वो इंडिविजुअल्स को नहीं मिलता है। दूसरा होता है एक इनका पुरस्कार जिसमें कि ये उन लोगों को देते हैं जिन्होंने कोई ऐसी वैरायटी अपने पर्सनल लेवल पर प्रिजर्व करके रखी हुई है। और तीसरा एक सम्मान होता है इनका जिसमें कि जो इस तरह के प्रयास कर रहे हैं उन लोगों को देते हैं। और इससे मैं समझता हूँ कि हमारे पूरे देश को आगे आने वाली चुनौतियों से सामना करने के लिए बीज के क्षेत्र में बहुत फ़ायदा होता है और बहुत फ़ायदा होगा। गत वर्षों में भी आप उदाहरण के तौर पर बहुत सारी वैरायटी देखें, उनमें जो जीन्स ट्रांसफ़र की गई हैं या जो गुण लिए गए हैं इस तरह के पारंपरिक प्रजातियों से, उनके बहुत उदाहरण हैं। और उनको बहुत सारे रोगों से लड़ने के लिए, आपका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, आपके न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए ये बहुत ज़रूरी रहती हैं। और ऐसे लोगों को सम्मानित हमें करना चाहिए। और ये बड़े गर्व की बात है हमारे लिए कि इस तरह से हम लोगों ने किसानों के अधिकार को ध्यान में रखते हुए इस तरह का एक यूनिक पूरे विश्व में उदाहरण सेट किया है, बहुत अच्छा किया है। जो अवार्ड देते हैं, जो कि कुछ विशिष्ट प्रजातियां हैं, फसलें हैं जिसको किसानों ने बहुत दिनों से संरक्षित कर रखा है और जो उस परिस्थितियों में उगाए जाते हैं पहले से, उसका कहीं पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं है, चिन्हीकरण नहीं है, लेकिन स्थानीय स्तर पर वो किसान खुद भी उगाता है और बड़े पैमाने पे दूसरे किसानों को भी प्रेरित करता है उन प्रजातियों को उगाने के लिए। तो वो कई किसान ऐसे हैं कि कई फसलों के उन्होंने वैरायटीज़ को कंजर्व करके रखा है, संरक्षित करके रखा है। किसी किसान ने एक विशिष्ट प्रजाति को या विशिष्ट फसल को कंजर्व करके रखा है जो कभी वो रिसर्च सिस्टम में उनके ऊपर काम नहीं हुआ है। तो ऐसे प्रजातियों को जो किसान कर रहे हैं, उन्होंने अपने आवेदन पत्र दिए हैं और वो विभिन्न जो संस्थान से जुड़े हुए हैं, खास करके जो कृषि विश्वविद्यालय हैं या कृषि विज्ञान केंद्र हैं या ICR के संस्थान हैं, तो उनसे वो पहले तो वेरिफिकेशन वहाँ पे करते हैं, जा कर के हमारे वैज्ञानिक देखते हैं कि वास्तव में मूलतः ये जो प्रजातियों का संरक्षण किया है वो यूनिक है कि नहीं है। तो उसको देखते हुए फिर वो किसान की प्रजाति को आगे उनके आवेदन को अग्रसारित करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, जिसका यहाँ एक समिति के द्वारा पूरी तरह से निरीक्षण करके ये देखते हुए कि कितने क्षेत्रफल में वो प्रजाति फैली हुई है या उसमें क्या विशिष्ट गुण हैं या क्या किसी संस्थान के द्वारा उसको पहले से स्थानीय स्तर पर रिकॉग्नाइज किया गया है कि नहीं किया गया है, इन मानकों को देखते हुए किसी प्रजाति को चिन्हित की जाती है और फिर उस किसान को चिन्हित किया जाता है जिसने इस प्रजाति को संरक्षित करके रखा है, इसको आगे बढ़ाने में लगातार वो काम कर रहे हैं और उनको पुरस्कृत करने का काम देश के स्तर पर होता है। और बाद में हम देखते हैं कि ये जो प्रजातियां जो इनके में अद्भुत लक्षण और शक्ति है, स्थानीय स्तर पर तमाम जलवायु परिस्थितियों से लड़ने के लिए भी, बीमारियों के रोकथाम के लिए भी, उन प्रजातियों को रिसर्च के कार्यक्रम में शामिल करते हुए उनके जीन्स को
जो दूसरी प्लांट वैरायटीज विकसित की जाती हैं उसमें समावेशित करते हुए नए प्रजातियों का विकास होता है, जो कि आगे चल कर के ज़्यादा उपज देने वाली, ज़्यादा रोग रोधी होती हैं। तो ये एक तरह से रिसर्च को भी मदद करता है, जो इन्होंने संरक्षित कर रखा है प्रजातियाँ। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं राष्ट्रीय कृषि बाजार के बारे में। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है फार्मिंग इंडिया सेगमेंट का। तो आइए जानते हैं कि खेती किसानी के क्षेत्र में क्या कुछ खास बदलाव हो रहे हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार की जो शुरुआत है वो हुई थी एक राष्ट्र एक बाजार के उद्देश्य के साथ। जी हाँ, इससे मंडियों को जोड़ा जा रहा है ताकि हमारे जो किसान हैं घर बैठे बैठे ही अपने मोबाइल फोन पर ही अपनी जो फसलें हैं, अपनी जो उपज है उसकी बिकवाली कर सकें, खरीदारी भी कर सकें उपभोक्ता। तो क्या कुछ खास है इस बाजार में, किस तरह से ये फायदेमंद साबित हो रहा है और हमारे किसानों के जीवन में बदलाव ला रहा है, आइए जानते हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक राष्ट्र एक बाजार के रूप में एक आम ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म पर मौजूदा मंडियों को नेटवर्किंग करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। राष्ट्रीय कृषि बाजार का लक्ष्य है कि पूरा देश एक मंडी क्षेत्र बने। अगर अलीगढ़ का कोई किसान अपनी कृषि उपज हरियाणा के हिसार में बेचना चाहे तो कृषि उपज को लाने ले जाने तथा विपणन आसानी से व कम समय में हो, इसका सीधा लाभ किसानों, व्यापारियों और ग्राहकों को मिले। केंद्र सरकार इसके माध्यम से साल 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य लेकर चल रही है। राष्ट्रीय कृषि बाजार तहत किसान ग्राहकों को अपनी उपज सही दाम और बिना किसी बिचौलियों के आसानी से बेच सकते हैं, जिससे किसानों को अधिक से अधिक मुनाफा भी मिले। साथ ही थोक व्यापारियों एवं मिल संचालकों को सीधे राष्ट्रीय कृषि बाजार के माध्यम से दूर स्थित मंडियों से कृषि उत्पाद खरीदने का मौका भी मिले। इस पहल से ग्राहकों को कृषि उपज आसानी से उपलब्ध तो है ही, साथ ही मूल्य में स्थिरता भी आने लगी है। कृषि उपज की लेन देन प्रक्रिया में पारदर्शिता और पूरे देश की बाजारों में पहुंच आसान बनाने में राष्ट्रीय कृषि बाजार से सहायता मिल रही है। भारत सरकार की ये डिजिटल पहल सभी कृषि उपज विपणन समिति संबंधित सूचना और सेवाओं के लिए एक एकल खिड़की सेवा प्रदान करती है, जिसमें कमोडिटी आगमन, गुणवत्ता परख, प्रतिस्पर्धी बोली प्रस्ताव और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान निपटान सीधे किसानों के खातों में शामिल हैं। इस ऑनलाइन डिजिटल बाजार का उद्देश्य लेन देन की लागत को कम करना, सूचना विषमताओं को कम करना और किसानों और अन्य हितधारकों के लिए बाजार पहुंच के विस्तार में मदद करना है। पिछले 4 वर्षों में ई-नाम ने 1.66 करोड़ किसानों, 1.31 लाख व्यापारियों, 73,151 कमीशन एजेंटों और 1012 एफपीओ का उपयोगकर्ता आधार पंजीकृत किया है। 14 मई 2020 तक कुल 3.43 करोड़ मीट्रिक टन और 38.16 लाख संख्या सामूहिक रूप से रुपए के उल्लेखनीय व्यापारिक मील के पत्थर को पार कर गई।
ई नाम प्लेटफॉर्म पर 1 लाख करोड़। वर्तमान में खाद्यान्न, तिलहन, रेशे, फल और सब्जियों सहित 150 वस्तुओं का व्यापार ई नाम पर किया जाता है। कोविड-19 लॉकडाउन संकट के कारण किसानों को होने वाली कठिनाइयों का समाधान करने के लिए 2 अप्रैल 2020 को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ई नाम के 3 नए मॉड्यूल लॉन्च किए। हाल के दिनों में इस पोर्टल के 2 नए मॉड्यूल बनाए गए हैं, जिनमें वेयरहाउस आधारित ट्रेडिंग मॉड्यूल और किसान उत्पादक संगठन यानी FPO शामिल हैं। वेयरहाउस आधारित ट्रेडिंग मॉड्यूल के जरिए किसान पंजीकृत वेयरहाउसों से अपनी उपज बेच सकते हैं। FPO ट्रेडिंग मॉड्यूल पर भी बिना मंडी पहुंचे ही ऑनलाइन बोली लगाई जा सकती है। अभी तक पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र समेत दर्जन भर राज्यों के FPO ने व्यापार में भागीदारी की है। ई नाम के इन क्रांतिकारी कदमों ने एक राष्ट्र एक बाजार लक्ष्य की दिशा में इसे और मजबूत किया। किसानों, व्यापारियों और मंडियों को सामूहिक रूप से एकजुट होकर ई नाम पोर्टल के माध्यम से कृषि उपज की ऑनलाइन बिक्री और खरीद की दिशा में राष्ट्र को ले जाने का काम किया। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। हम उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित होंगी। बता दें आपको कि हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और आप ये कार्यक्रम देखकर कृषि जगत से जुड़ी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल कीजिए हमें। ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। साथ ही आप हमारा पता भी नोट कर लीजिए। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले अंक में होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।